लास्ट फाइटो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, वन एंड ओनली हार्मोन जिसका वर्चस्व है किस चीज में बेटा, डोमिनेट करने में, मतलब स्ट्रेस हार्मोन। डॉर्मिन, इसको टर्म ही देते हैं डॉर्मिन, इसका एक और नाम है, नोट डाउन कर लेना एनसीईआरटी में, डॉर्मिन। जो डोमिनेंसी को मतलब डोमिनेट करता है, चीजों को रोकेगा, चीजों में क्या क्या आ जाएगी आपकी पूरी फिजियोलॉजी में जो आप देख रहे थे, सारी चीजें जो चल रही है इनको स्लो डाउन कर ले, मतलब अगर हम ब्रॉडली कहें कि मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन कर दे, ऐसा हार्मोन कौन सा है, डिक्रीज करके रखेगा। क्लियर। और बार बार मैंने रिपीट किया है कि ये कोई निगेटिव चीज नहीं है, दिस इज पॉजिटिव। ये एक सीड को, एक फ्लावर को, एक फ्रूट को, जहां पे भी डोरमेंसी के, जैसे देखो हम लोगों ने इसको देख रखा है, कहाँ पे बेटा बताओगे, स्टोमेटा में कहाँ देखा था, किस प्रोसेस में हमने देख रखा है एब्सिसिक एसिड का रोल। ऑप्शन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अरे ऑप्शन ही वही है, बताओ एक बताओ आकाश। हाँ मनाली करेक्ट, क्लोजिंग में। ठीक है, क्लोजिंग में देखे तो मतलब रिवर्स से टर्जिडिटी वर्क कर रहा था, टर्जिडिटी को रिमूव कर रहा था। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का आपने बेनिफिट देखा ना, स्टोमेटा का रोल क्या है, वाटर को इवेपोरेट कराने के लिए, ट्रांसपिरेशन कराने के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए। लेकिन जब हम स्ट्रेस कंडीशन में, प्लांट हमारा है, उसको टेम्परेचर हाई मिल रहा है, एडवर्स कंडीशंस हैं, तो उसको क्लोज होना ही चाहिए ना बेटा। तो स्ट्रेस हार्मोन कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरा हार्मोन है, इसके बारे में हमें निगेटिव चीजें ध्यान में रखनी है माइंड में से। दिस इज ए डोरमेंसी को क्रिएट करने वाला हार्मोन है। तो उस स्टोमेटा को क्लोज कराने में, जो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप वाला चैनल था, उसको क्लोज करके, इसको क्लोज कराने में हेल्प कर रहा था, रेगुलेट कराने में रोल प्ले कर रहा था स्ट्रेस हार्मोन। तो वी कैन नॉर्मली वी कैन से दैट कि एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन आल्सो नोन एज डॉर्मिन, एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डॉर्मेंसी। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डॉर्मेंसी में रोल प्ले कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो प्लांट के लाइफ स्पेन में है, डॉर्मेंट में रहना चाहिए, दैट इज सीड। ठीक है, क्योंकि एक सीड को बनने के बाद वो किधर गया, विंड में गया, जैसे जस्ट सपोज कोई पेड़ है वो नदी के किनारे है, क्लियर, अब वो पेड़ से सीड गिरा नदी में, वाटर में आया, अब वो इस वाटर में बहते बहते कहाँ जा रहा है, अगर इसकी इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव रहेगी तो इट मीन्स कि इसको ग्रोथ करने के लिए सारे न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए। क्लियर। अब ये यहाँ से गया, फिर इसको किसी एनिमल ने खा लिया, ये किनारे लगा, पानी के किनारे, नदी के किनारे लगा, फिर इसको किसी एनिमल ने ग्रेजिंग कर लिया, अगेन ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, देन उसके फीसेस में आया, एक्सक्रीटरी मटेरियल में आया और रिलीज हुआ। क्लियर। अब ये सॉइल में है, सॉइल में है, अब पता नहीं सूखा है, बारिश हो रही है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये अपने हैबिटेट पे पहुंचा है या नहीं, फिर ये विंड के थ्रू या किसी एनिमल से ही फिर से ट्रैवल कर रहा है, एंड नाउ ये अपने फेवरेबल कंडीशन में पहुंच गया, जस्ट सपोज कि एक ऐसी जगह पहुंचा है जहां पे ये अब ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो भाई इस ड्यूरेशन में जिसने इसको सेव करके रखा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई ना बेटा। फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करा दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखे, जैसे जस्ट सपोज सिंपल सी चीज समझो कि अभी कोरोना फैला हुआ है, हम कोरोना में बाहर घूम घूम के ड्रामेबाजी करें और बोले कि कुछ नहीं होता है, कोरोना यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जब हम अपने किसी क्लोज वन को खो रहे हैं इस बीमारी से, तो हमें पता है कि ये बीमारी एक्चुअली है, तो हमें थोड़ी सी फालतू की बातें ना करके अपने आप को सेव करना है। तो ये हमारा एक अनफेवरेबल टाइम चल रहा है, ये फेवरेबल नहीं है कि आप बाहर घूमें, पार्टीज करें, आप टूर पे चले जाएं, फेवरेबल नहीं है। आप झूठ मूठ का लोगों को चैलेंज मत दीजिए, क्लियर। लेकिन आप इस ड्यूरेशन में अगर डिजीज के कांटेक्ट में कोई आता है तो ऑब्वियसली वो उसके अप एंड डाउन देखेगा ही देखेगा, बट इस ड्यूरेशन को जिसने पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, एक स्ट्रेस कंडीशन में सरवाइव कर गया और वो फेवरेबल कंडीशन आया, उसकी फैमिली के सब लोग ठीक है, नाउ वो एंजॉय करेगा। ये फेज है, जाएगा एक दिन, डेफिनेटली जाएगा। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हुई इस फेज में सरवाइव करने के लिए, जो हमने देखा कंडीशंस थी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इन कंपेयर टू कि आप इस सीड के अंदर क्या चल रहा था, मतलब इसके पहले की लाइफ उसकी क्या थी, यहाँ पे वो एक पर्सन कितनी पार्टीज कर रहा था, कितना रिच था, कितने टूर कर सकता था, कितनी फॉरेन ट्रिप कर रहा था, या वो यहाँ पे कहीं पे उसकी डेथ हो गई, या ये बेटर है कि वो इस ड्यूरेशन में सरवाइव कर गया और फिर से वो उस फेवरेबल कंडीशन में आ गया। सबको समझ में आ रही है बात हम क्या कह रहे हैं? तो देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का इम्पोर्टेंस है, वो उसको हर कठिन परिस्थितियों में, हर अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को बचाने का रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने स्टोरी पे, और स्टोरी से बाहर थ्योरी पे। तो हमें देखना है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड नेम से ही चले जाना, एब्सिसन लेयर। बार बार हम टर्म यूज करते हैं ना बेटा सेनेसेंस के टाइम, एब्सिशन लेयर। क्लियर? तो मतलब एब्सिशन लेयर इसको बनाने में रोल प्ले करेगा, स्टिमुलेट करेगा, एब्सिशन के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। इज इट क्लियर? एकदम स्वीट एंड सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई एमसीक्यू यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्लियर? मस्ट सर्वाइव इन एवरी अनफेवरेबल कंडीशन। हाँ, अनफेवरेबल कंडीशन में अगर वो सर्वाइव नहीं करेगा तो वो फेवरेबल कंडीशन पे ग्रो नहीं होगा। इसलिए हम बता रहे थे कि एक सीड वाला स्टेज जो है, जो डोरमेंट में जा रहा है, आपने देखा कि महीनों आपके घर में किचन में वो चने के दाने डब्बे में बंद थे, लेकिन वो लिविंग है, वो अभी उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन होके चल रही है। आप उनको कंडीशन प्रोवाइड करो, आप उसको वाटर प्रोवाइड करो, देखो वहाँ स्प्राउटिंग होगी, इम्बिप्शन होगा, ऑस्मोसिस होगी, देन स्प्राउट आएंगे, और स्प्राउटिंग के बाद अगर आप सीडलिंग और प्लांटिंग की तरफ मूव कराना चाहते हो तो उस सेड से आप नए नए प्लांट्स बना लोगे। इज इट क्लियर बेटा? तो वो स्ट्रेस कंडीशन में उसका सर्वाइवल बहुत जरूरी था, और वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अकेले इकलौता जो सबसे ज्यादा हार्मोन रोल प्ले कर रहा है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? तो एब्सिसिक एसिड इज, अब इसका नेचर है माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, वीक नहीं है, वीक से थोड़ा सा ऊपर है। क्लियर? वीक नहीं है, माइल्ड है, माइल्ड एसिडिक ग्रोथ हार्मोन which functions as a general growth inhibitor. General growth inhibitor, that's why we place it in inhibitory phytohormone. Is it clear? By counteracting to other hormone. अब counteracting करेगा ना बेटा, ये सारे क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, ऑक्सिन प्रमोट किया, जिब्रेलिन। अगर हम कहें कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन है। जीए, जीए आपका सबसे पहले जब वाटर इम्बिप्शन के थ्रू अंदर जा रहा है, एलेरोन लेयर को क्रॉस कर रहा है, तो जो वहां पे एंजाइमेटिक एक्शन हो रहा था वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वहां पे जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है, जिब्रेलिन हार्मोन प्रेजेंट है। वो जिब्रेलिन हार्मोन कंसेंट्रेशन में हाई हुआ, वो एक्टिव है ना, वो डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा और उस सीड को जर्मिनेशन वाले फेज में ले जाएगा। क्लियर? तो सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा था, और ये सीड डोरमेंसी कर रहा है, तो ये किससे, सबसे इन हार्मोन से काउंटर एक्शन करेगा। ठीक है, मतलब अपोजिट वर्क करेगा by counteracting other hormone, and it should be very very powerful बेटा, कि इसको स्ट्रेस कंडीशन में इन सारे हार्मोन को सप्रेस करके रखना है। क्लियर? तो ये उस तरीके से है जो एक आपका दिख रहा है आपको कि वो गलत कर रहा है, वो ग्रोथ नहीं करा रहा है, बट एक्चुअली वो उस कंडीशन में ग्रोथ नहीं करा रहा है जहाँ ग्रोथ चाहिए ही नहीं, वहां ग्रोथ करने की कंडीशन नहीं है, इसलिए चुपचाप सब लोग शांत होके बैठ जाओ, ऐसा वो उस प्लांट में कर रहा है। तो बाय काउंटरएक्टिंग अदर हार्मोन्स, एग्जांपल में आपके सारे आपके प्रमोटरी हार्मोन्स आएंगे, मेनली ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, और रिएक्शन मीडिएटेड बाय देम। कैसे कैसे, या तो इनके कंसंट्रेशन पे वेरी कर दे, जिब्रेलिन के कंसंट्रेशन को रोक के रखता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन को वेरी कर दे, या वो जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस रिएक्शन को वो एब्सिसिक एसिड ब्लॉक कर। क्लियर है बच्चे? देखते हैं अब इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सभी हार्मोन के डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। द हार्मोन वाज आइसोलेटेड बाय एडिकॉट इन 1963। ईयर वाइज देखोगे तो सबसे लास्ट में ये हार्मोन डिस्कवर हुआ है फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ठीक है, कॉटन बॉल्स जो कपास की खेती आप बोलते हो, रुई जिससे मिलती है, वहां से इसको आइसोलेट किया गया। दे नेम्ड इट एज एब्सिसिन 2।
अच्छा, जो हमने एनसीईआरटी से लिया है डिस्कवरी वाला पॉइंट, वहां पे भी इंफॉर्मेशन दी हुई है एफसीसी एसिड का, उसको मार्क कर लेना। मार्क करा दिया था वैसे मैंने, ठीक है। साइमल्टेनियसली वेरिंग एंड कॉनफोर्ड, तो थ्री डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल डायरेक्शन में इस तरीके के सब्सटेंस को डिस्कवर किया गया था। इन लोगों ने क्या बोला उसको, डॉर्मेंट आइसोलेटेड अ सबस्ट्रेट सब्सटेंस दैट कैन इंड्यूस बड डॉर्मेंसी, बड की ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। इंड्यूस बड डॉर्मेंसी मतलब एक बड है, एक चाहे वो प्लांट में लीफ बड भी हो सकती है, वो फ्लावर बड भी हो सकती है, ठीक है। एक एक्सिलरी बड है, वो फ्यूचर में जाके यहाँ पे ब्रांच, लीफ, फ्लावर सब कुछ बना सकती है। क्लियर है बच्चा? तो इसको उसने क्या कर दिया, डोरमेंट कर दिया, मतलब ये नई ग्रोथ होगी नहीं, नई ग्रोथ नहीं होगी तो इस ग्रोथ के लिए जो आपको सप्लाई चाहिए था, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सब चीजें क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, नहीं चाहिए उसको, तो वो भी फिजियोलॉजी नहीं करेगा, तो सप्रेस कर दिया। दे नेम द सब्सटेंस डॉर्मिंग, क्योंकि उसने क्या कर दिया, डॉर्मेंसी क्रिएट कर दिया। इज इट क्लियर बच्चा? तो एडिकॉट ने एब्सिसिन टू एंड वेरिंग कॉर्नफोर्थ ने डॉर्मिन टर्म दिया था। Later, both these substances were found to be the same and were named and as abscisic acid. ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। It is produced in many parts of the plant, but more abundantly inside the chloroplast of green cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपने स्टोमेटा से आपको याद रह जाएगा। स्टोमेटा लीफ में था, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मेनली हम लीफ में देख रहे हैं, मेसोफिल्स में देख रहे हैं, क्लियर। स्टोमेटा ऐसा एपिडर्मल सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सारे फीचर्स हमने देखे हुए बेटा। तो अभी हम बस एकदम सिंपली उस चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एब्सिसिक एसिड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाया जा रहा है, लेकिन मेनली जो इसका क्वेश्चन आता है कि मेनली एब्सिसिक एसिड कहाँ होगा, तो उसका आंसर है कि वो लीफ में होगा, लीफ के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट में होगा। एंड इसको याद रखने के लिए आप स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखोगे, तो भी आपको याद रहेगा एब्सिसिक एसिड का मेन मेन सिंथेसिस पार्ट कहाँ पे है। इज इट क्लियर? तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल, वहां पे इसकी सिंथेसिस होती है, वहां पे मेनली ये स्टोर होंगे एंड देन ट्रेवल करें। द सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड इज स्टिमुलेटेड बाय मींस स्टिमुलेट होगा, क्लियर, बाय ड्रॉट वाटर लॉगिंग एंड अदर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। सिंथेसिस एब्सिसिक एसिड अननेसेसरी नहीं चाहिए, अननेसेसरी आ जाएगा तो ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा बेटा, क्लियर। तो एब्सिसिक एसिड को एक्चुअली स्टिमुलेशन चाहिए, हमें एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए जिससे एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो, क्लियर। सिंथेसिस होगा तब वो वहां पे स्ट्रेस हार्मोन की तरह वर्क कराएगा और उसको स्ट्रेस कंडीशन में पूरे प्लांट को सेव कर ले जाएगा। तो सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड इज स्टिमुलेटेड बाय ड्रॉट, सूखा पड़ना, वाटर लॉगिंग, कहीं पे वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, and other adverse environmental conditions. Therefore, it is also called stress hormone. क्या क्या टर्म आगे देखो, स्ट्रेस हार्मोन, डॉर्मिन, एब्सिसिन, क्लियर, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिन, डॉर्मिन, एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन, ये सब एक ही चीज की बात हो रही है जो कि टर्पीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, क्लियर। द हार्मोन इज फाउंड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड एंड ज़ैंथोफिल। ये भी अगेन आपका एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस पाथवे से बनता है, बस जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बस उतना समझो। मेवालोनिक एसिड या ज़ैंथोफिल से फॉर्म होता है, क्लियर। केमिकली इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेशनल मूवमेंट को शो करते हैं, केमिस्ट्री में देखना है ये सब चीजें डिटेल्स में। सिस सिक्विड टर्पिन, बस आपको टर्पिन याद रखना, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी टर्पिन है, क्लियर है। तो मेवालोनिक एसिड क्या हुआ, एक टर्पिन हुआ, ज़ैंथोफिल क्या हुआ, एक टर्पीन्स हुए, ठीक है। द हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू डिफ्यूजन एज वेल एज थ्रू कंडक्टिव चैनल। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान में रखना है वो हार्मोन, वो ऐसा हार्मोन कौन सा है जो कि ऐसा हार्मोन कौन सा है जो कि आपका वाया डिफ्यूजन भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है एंड वाया जाइलम एंड फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो क्या होगा आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अच्छा हुआ है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी वगैरह हुआ है ना, तो समझ में आ रही होंगी ये चीज। बस अभी हमें क्या
हार्मोन का नेम मैं बना रही हूँ, टेबल दे दूंगी मैं, तुम लोग करो मत मेहनत, बस एमसीक्यू सॉल्व करो। हार्मोन का नेम, कहाँ से उसको ऑब्टेन किया गया है, क्या साइंटिस्ट है, ठीक है, किसका डेरिवेटिव किसका है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई, और फंक्शन। इस तरीके से एक टेबल क्रिएट कर दूंगी 6 हार्मोन का पूरा, एंड उसको आप लोग प्रिंट आउट ले लेना, या जैसे भी अपने नोट्स में उसको मेंशन करके रख। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्यूजन के थ्रू और कंडक्टिव चैनल, कंडक्टिव चैनल मतलब जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाएगा बेटा, लिख लेना अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मेशन देख लिया हमने, फंक्शन हम समझ रहे हैं एक तरीके से कि क्या फंक्शन कर रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, एंड डेरिवेटिव है टर्पिन के, टर्पिन के रिसोर्सेज से ये बनता है, एंड देन हमारा इसका डिफ्यूजन वाला पार्ट आ गया कि ये डिफ्यूज हो सकता है वाया, ट्रांसपोर्ट हो सकता है वाया सिंपल डिफ्यूजन, मतलब सेल टू सेल डिफ्यूज होके, या कंडक्टिव चैनल में चला जाएगा तो भी डिफ्यूज हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इन सम प्लांट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ जेंथोफिल आया था मैं, ठीक है, मतलब लीफ में ऐसा, फिलस में जेंथोफीन जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम जेंथोफिल कह सकते हैं, कहते हैं, क्लियर। उसी से एक रिलेटेड टर्म है कंपाउंड वाले ओरिएंट से, सेंथोजाइन, तो उसकी भी एक्टिविटी, क्योंकि वो टर्पीन डेरिवेटिव ही होगा, तो उसको भी हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। दिस इज नॉट एब्सिसिक एसिड, बट इट बिहेव्स लाइक एब्सिसिक एसिड, मतलब स्ट्रेस हार्मोन की तरह वो बिहेव करता है। तो इन सम प्लांट, और हर जगह नहीं प्रेजेंट होगा, इन सम प्लांट टिश्यूज स्पेशली इन यंग शूट, जब वो ग्रोइंग होगा, अकर्स अ रिलेटेड कंपाउंड कॉल्ड xanthosine। और ग्रोइंग टिप वाले टिश्यू को देखो, जैसे एक तो यही है कि तुम कितना इसको ऑब्जर्व करो। मैं तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। तो आप अगेन आप देखो अपने सराउंडिंग में, जो भी आपने फ्लावर पॉट में लगा रखा हो, तो ठंडियों का टाइम देखो तो टिप की ग्रोथ स्लो हो जाती है, ठीक है, और कुछ फ्लावर्स की, कुछ प्लांट की फास्ट हो जाती है। तो जिनकी स्लो हुई है और फिर से जैसे वो फेब्रुवरी वगैरह के सीजन में आते हैं, उनकी ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो वो कैसे हुआ, वो एपिकल टिप पे वहां पे स्ट्रेस क्रिएट किया गया, ठीक है। तो शूट टिप को स्ट्रेस कंडीशन में ले जाया गया जस्ट बिकॉज वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन से xanthosine का या एब्सिसिक एसिड का स्टिमुलेशन हुआ, सिंथेसाइज हो रहे हैं, और वो सारी ग्रोथ को थोड़ा सा सप्रेस करके रख दिया। फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी, उसकी फेवरेबल टेम्परेचर आएगा, देन ग्रोथ वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। अगर से रिलेटेड कंपाउंड कॉल्ड xanthosine, मार्क कर लेना xanthosine को, इट फंक्शंस लाइक अ स्ट्रेस हार्मोन। The structure indicates that both ABA, abscisic acid, and xanthosines are terpene derivative. This is my very, very important question. Terpene derivative. Clear है? कोई query? Terpene aromatic compound. Terpene basically aromatic range के compound हो, ऐसे बस लिख लो aromatic compound। और कोई query? गुड, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, कंट्रोल कर रहा है, देखो रोक रहा है, रेगुलेट कर रहा है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा बढ़ाना है, ठीक है। और इसको तुम फैन के रेगुलेटर से याद रखा करो, किसी भी, जो तुम रिमोट कंट्रोल से एसी कंट्रोल कर रहे हो, तो हर जगह ये कंट्रोल में देखते हो, तुम उसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द कंट्रोल रेगुलेशन। जब हम जीन रेगुलेशन पढ़ाएंगे तो भी मैकेनिज्म ध्यान में रखो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज को कम कर दे, उसको बढ़ाना भी कंट्रोल है, उसको कम करना भी कंट्रोल है, क्लियर। तो फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड में फर्स्ट थिंग इज कंट्रोल, क्या क्या, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, जो भी आपके प्रोमोटरी हॉर्मोन्स थे, उनके कंसंट्रेशन को ये स्ट्रेस कंडीशन में जब स्टिमुलेट होकर एब्सिसिक एसिड फॉर्म होगा, तो वो वहां पे उनकी सिंथेसिस को कंट्रोल कर देगा, ब्लॉक नहीं करेगा, कंट्रोल करेगा। इज इट क्लियर? It keeps growth under check by counteracting the effect of growth promoting hormones, auxin, cytokinin and gibberellin. इनके रोल की नीड नहीं है तो इनको सप्रेस करके रखेगा। Is it clear? Dormancy, टॉर्मेंट में ले जाएगा। Act as growth inhibitor and induces dormancy of birds towards the approach of winter। देखो winter वाला एग्जाम्पल भी आ गया। Dormancy of seeds is mainly caused by
एब्सिसिक एसिड। तो विंटर में आप जो शूट टिप वगैरह की ग्रोथ नहीं देख रहे हो फास्ट, उसके लिए भी एब्सिसिक एसिड एंथोसिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड एक बहुत कॉमन सा जो मैंने पूरी कहानी बता दी कि एक सीड जो, क्योंकि वो सीड प्लांट से अलग होगा, वो उसी तरीके से सीड मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग का अपना उन्होंने एक बच्चा डिलीवर किया, एक बेबी हुआ है, उसी तरीके से प्लांट के पास सीड है बेटा। लेकिन प्लांट उसकी केयर बहुत टाइम तक नहीं कर सकता, वो पेरेंटल केयर को, सीड हैबिट में पेरेंटल केयर ही है। नाउ वो सीड इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करने के लिए रेडी है, तो उस सीड को डिस्पर्सल कर दिया जाता है। सीड डिस्पर्सल हुआ, जैसे जस्ट सपोज तुमने एक मैंगो खाया, तो नेचर तुम्हें क्या दे रही है, नेचर तुम्हें मैंगो की स्वीटनेस दी, मैंगो में फ्लेवर नहीं होता तो तुम मैंगो खाने नहीं जाते। उसके बाद तुमने जो अंदर उसकी गुठली देखी, जो सीड देखा, उसको तुम थ्रो कर देते हो। और वो डिफरेंट डिफरेंट, तो तुमने दिया, कचरा वाला आया, कचरा निकाल, गाना बजता रहता है ना, सुबह आता है तामची बामची घूमते रहते हो सब, तो फिर वो तुमने उसको दिया, वो कहीं और ले जाएगा, वो कहीं और प्रोसेसिंग होगी, फाइनली वो इन्वायरमेंट में आएगा, तब तक उसको फेवरेबल जगह पे अपने पहुंचेगा तो वो ग्रो करेगा। और हर सीड फेवरेबल कंडीशन में पहुंच के ग्रो करे ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी डोरमेंसी रहनी चाहिए ताकि वो फेवरेबल कंडीशन के सर्च में रहे और फेवरेबल कंडीशन पहुंचने तक वो लाइव रह जाए। आई थिंक बहुत समझ में अच्छे से आ गया होगा, ज्यादा एग्जांपल की नीड नहीं है। नाउ एब्सिशन, एब्सिसिक एसिड, एब्सिशन लेयर, रिलेटेड है दोनों। ABA promote the formation of abscission layer, abscission of leaves, flower and fruits। जो पक चुके हैं, जो ग्रोथ हो चुके हैं, उन सबको प्लांट से गिरा दो, ठीक है, उनकी ग्रोथ को रोक दो। दैट इज प्रोमोटरी इफेक्ट। क्लियर? एब्सिशन को प्रमोट करेगा, ग्रोथ को सप्रेस करेगा, और ग्रोथ तो ओवरऑल ये स्ट्रेस हार्मोन है, सप्रेस ही। सेनेसेंस एब्सिशन से रिलेटेड है। सेनेसेंस एब्सिशन लेयर का बनना, एब्सिशन है, एब्सिशन लेयर का बनना, और वहां से जो टूट के गिरना है। क्लियर? इस प्रोसेस को हम एब्सिशन बोलते हैं। फिर हम एक ओल्ड एज वाला जो फिनोमेना देखते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, मेनली जब हम लीफ की सेनेसेंस की बात करते हैं। ठीक है, एक ओल्ड एज तक एक प्लांट में लीफ लगी हुई है और उसके बाद वो पत्ती झड़ जाएगी, दैट इज बेसिकली सेनेसेंस। उसमें भी एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन है, बट फिनोमेना को हम सेनेसेंस बोलते हैं। जैसे ह्यूमन के भी केस में लाइफ स्पेन में जो ओल्ड एज वाला है दैट इज सेनेसेंस। लोग सेनेसेंस में चले जाते हैं, डेथ, डेथ वाला पोर्शन। Abscisic acid stimulates senescence of leaves by causing destruction of chlorophyll। chlorophyll, ये क्लोरोसिस क्लोरोसिस होने लगेगा, वहां पे येलोइंग होने लगेगी, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। लाइट से हो रहा है तो उसको सोलराइजेशन बोलते हैं। हार्मोन से हो रहा है इंटरनल, तो वो नेचुरली उसके पूरे क्लोरोफिल पिगमेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रह पाएगी लीफ, और वो ओल्ड एज लीफ के नाम। एंड इफेक्ट अपोजिट टू दैट ऑफ साइटोकाइनिन, तो एंटागोनिस्टिकली अफेक्ट हो गया, ये ध्यान में रखना। एंटागोनिस्टिकली अफेक्ट, साइटोकाइनिन इसको प्रिवेंट कर रहा था क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन को, और एब्सिसिक एसिड उसको स्टिमुलेट कर। एंड इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। इज इट क्लियर? प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस क्यों इनहिबिट होगा? ताकि आगे की प्रोसेस रुके ना बेटा। डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए सिंथेसिस चलता रहेगा तो प्रोसेस आगे फिर चलेगी। आरएनए अगर सिंथेसिस हुआ है तो जाके प्रोटीन बनेगा, तो ये प्रोसेस को हमें इनिबिट करना है, तभी तो ग्रोथ रुकेगी। मेन तो सब डीएनए से ही कंट्रोल हो रहा है, तो इनिबिशन ऑफ द प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। नाउ एंटी ट्रांसपेरेंट, वही फिनोमेना आपका टर्जिडिटी वाला, ट्रांसपिरेशन को बंद कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करा रहा है, दैट इज एंटी ट्रांसपेरेंट। Abscisic acid can be used as anti-transparent। क्लियर है? ये तो हो गया आपका सब पॉइंट। अब देख लेते हैं फटाफट एनसीईआरटी से क्या है। As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। MCQ, full form, first MCQ, function, second, third, but like other PGR, it also has other wide-ranging effect on plant growth and development। ठीक है,
सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन का तुमने देखा कि मैंने सब में कहीं 7 कहीं 8 कहीं 10 कहीं 5 ऐसे फंक्शंस ऑफ हार्मोन बताए, लेकिन सबके मेन फंक्शंस भी बताए। ठीक है, तो एक मेन फंक्शन हो गया, बाकी चीज उसकी क्या हो गई कि वो कई हार्मोन मिलके उस फंक्शन को कर रहे हैं, जैसे थाइलिन और ऑक्सिन मिलके एपिकल डोमिनेंसी को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं वो उसको सपोर्ट कर रहा है, कहीं वो उसके एंटागोनिस्टिकली है, तो हमें वो चीजें ध्यान में रखनी। It also has other wide-ranging effect on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor, mark करो, and an inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits seed germination. Again, MCQ, सब MCQ है जितना हम मार्क कर रहे हैं. 4, 5, 6. ABA stimulates the closure of stomata. 7. Closing of stomata मतलब इसी को closing of stomata को की जगह बोल सकता है reverse the turgidity of guard cell. तो टर्जिडिटी रिवर्स होगी तो क्या होगा, गार्ड सेल सिंक कर जाएगी, गार्ड सेल सिंक की तो वो इनर लेयर उसकी पास में आ जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो ना? एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस। प्लांट टॉलरेंसी को शो करता रहे, टॉलरेट करता रहे नंबर ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन को, स्ट्रेस कंडीशन को, उसको ये इंक्रीज कर देगा। Therefore, it is also called the stress hormone. ABA plays an important role in seed development. अब डेवलपमेंट में यहाँ ले जाओगे कि सीड को डेवलप करा रहा है, नहीं, सीड डेवलपमेंट में बाय द डोरमेंसी ऑफ द सीड इन अनफेवरेबल सिचुएशन। सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी, क्लियर? उस ड्यूरेशन में भी अगर सीड को कुछ अंदर इंटरनल एम्ब्रियो उसमें होगा, क्योंकि अगर उसका कुछ मैचुरेशन वगैरह चल रहा होगा, वो चीजें प्रोसेसिंग होती रहेगी। By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. Desiccation means पानी की कमी पड़ के उसकी वॉल का रप्चर हो जाना, ठीक है, मतलब सूख जाना, उससे उसको बचा रहा है। क्लियर? एंड अदर अनफेवरेबल ग्रोथ, कुछ भी ऐसा ग्रोथ नहीं होने देगा जिससे वो वहां पे बाहर की लेयर सीड कोट ना रप्चर हो जाए। क्लियर? अंदर इतना मेटाबॉलिज्म ना हो जाए कि रेडिकल प्लिम्यूल एक्टिवेट हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो सारी कंडीशन को एक अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ की कंडीशन को सप्रेस करके रखेगा ताकि फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर सके। इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जीए। अब ये हमने वही पॉइंट बताया कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए, देखो ऑक्सिन भी ग्रोथ कर रहा है, थाइलिन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ में रोल करता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ कराएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एबीए स्ट्रेस कंडीशन में रखा हुआ है, एंड सबसे पहले जो स्ट्रेस को ब्रेक करेगा दैट हार्मोन इज जिब्रेलिक एसिड, एंड दैट्स व्हाई जिब्रेलिन के हम कहते हैं कि एबीए एंटागोनिस्टली वर्क करता है। एबीए ने डोरमेंसी कराई सीड की, क्लियर? जिब्रेलिक एसिड आया, ब्रेक कर दिया उसने डोरमेंसी को, एंड देन सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जर्मिनेशन कहते हैं, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हुई। इज इट क्लियर बच्चा? यहाँ पे खत्म हो जाते हैं आपके सारे हार्मोन से रिलेटेड स्पेसिफिकली। अब समराइज क्या हुआ है देखो, we may summarize that for any or and every phase of growth, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role to play. हम पूरी कहानी से यही समझ रहे हैं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट फेज में, किसी प्लांट के ग्रोथ के फेज में एक हार्मोन या कुछ अलग हार्मोन सब कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, तब वो पर्टिकुलर पोर्शन हो रहा है। क्लियर? सर, सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टली, या तो वो सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं, एक साथ वर्क कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्क कर रहे हैं, या तो वो अपोजिट हो सकते हैं। दिस कुड बी इंडिविजुअली, या तो वो अकेले हो सकता है, जैसे फ्रूट रैपनिंग। फ्रूट रैपनिंग में मैंने कोई और हार्मोन बताया तुम्हें? बताओ जरा, फास्ट रिप्लाई। सिर्फ और सिर्फ एथाइलिन बताया, तो वो कैसा वर्क कर दिया? इंडिविजुअल। क्लियर? एब्सिसिक एसिड के साथ कोई हार्मोन आया क्या?
नहीं आया, स्ट्रेस हार्मोन अकेले पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे, तो क्या हुआ, वो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। ठीक है बेटा, तो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, या तो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, जैसे जैसे सपोज फिर से बता रही हूँ, एपिकल बर्ड की डोमिनेंसी, इसमें एथाइलिन भी रोल प्ले कर रहा है एंड आपका ऑक्सिन भी रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सिन मेन रोल प्ले कर रहा है, देन एथाइलिन रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ में ऑक्सिन मेन रोल प्ले कर रहा है एंड पूरी की पूरी सेल की प्लांट की हाइट इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ाने के लिए ऑक्सिन के साथ साथ एथाइलिन भी रोल प्ले कर रहा है। वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उनकी जो फंक्शन है वो एक दूसरे से काउंटर हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन में वो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर नहीं कर। क्लियर? ठीक है। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। एसिटाइलिन हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग, वो तो केमिकल हो गया ना बेटा, हार्मोन की बात कर। ठीक है, हाँ वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट। हाँ फिर चलो आगे बढ़े। Similarly, there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. Example, dormancy in seeds, buds, abscission, senescence, apical dominance, इसमें आपका एब्सिसिक एसिड मेन रोल प्ले करता है, लेकिन एथाइलिन भी थोड़ा बहुत रोल यहाँ पे प्ले करता है। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल, इंटरनल। जो हम पीजीआर की एक्टिविटी की ये सारी कहानियों की बात की, ये हम कहाँ देख रहे थे, इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर। ग्रोथ रेट के बाद ग्रोथ फैक्टर्स देखे हम लोग, ग्रोथ किससे किससे अफेक्ट होते हैं, वहां से हम हार्मोन के अंदर चले गए, तो ये सारा किसके अंदर था, इंट्रिंसिक ग्रोथ कंट्रोल के अंदर। क्लियर? along with genomic control। और यहाँ पे क्या हो सकता है इंट्रिंसिक में, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो दैट इज जीनोमिक कंट्रोल। जैसे जिब्रेलिक एसिड में हमने बताया कि अगर उसके जीन है टीटी, टीटी की कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और वो ड्वार्फ प्लांट है, तो जीन उसके ड्वार्फ प्लांट के हैं, लेकिन हम अगर उसको ड्वार्फ प्लांट के जीन है, इसका मतलब उस जीन के पास, देखो समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, हम यहाँ पे तुम्हें बताते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस टीटी प्लांट के पास कुछ जीन ऐसे हैं जो जिब्रेलिक एसिड के फॉर्मेशन को रिड्यूस करके रखे हुए हैं। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए वहां पे इंटरनोडल इलोंगेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा और प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। इज इट क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि वो जिब्रेलिक एसिड की जो उसके अंदर नेचुरल सिंथेसिस नहीं हो रही थी, उसको हमने बाहर से दे दिया, तो उसका क्या हो गया, जिब्रेलिक एसिड तो जिब्रेलिक एसिड है, वो उसको पहचान गया प्लांट, वो फंक्शन करने लगा, उसकी ग्रोथ बढ़ गई। तो जीन था उसका ड्वार्फ का, लेकिन ग्रोथ बढ़ गई और फंक्शन हो गया, क्योंकि ये उसी तरीके से जैसे आपके बॉडी में डायबिटीज में किसी पेशेंट के इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो इंसुलिन का इंजेक्शन ले सकता है। एकदम क्लियर है ना बच्चा? तो अलोंग विद इंट्रिंसिक कंट्रोल, यहाँ पे जेनोमिक कंट्रोल भी है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी है, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है, जो उसको ग्रोथ में बाहरी फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेंगे। They play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR, plant growth regulator, इन सबसे interaction करके और यहाँ पे important role play करेंगे। Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination and plant movement। इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे बेटा, लाइट का इफेक्ट,